ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। लाहौर और हाफिज़ाबाद और गुजरांवाला में हमें पता है कि एक स्मॉग चल रही है, लेकिन हमारे मुल्क की सियासत में भी एक स्मॉग है और दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। घुटन का एक माहौल है। उस पर प्रोग्राम में आज आगे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं गज़ा से। इसराइल ने जो एक महीने की बमबारी की है गज़ा के इलाके में, उसके बाद अब जाकर एक ऐलान किया है कि शिमाली गज़ा से लोगों को जुनूब में निकलने के लिए रोज़ाना 4 घंटे का वक्फ़ा दिया जाएगा बमबारी में और हमलों में। ये वक्फ़ा जो है, इसका ऐलान सिर्फ 3 घंटे पहले किया जाएगा और इसके लिए 2 सिविलियन कॉरिडोर्स जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं, जहां से हालिया 1-2 दिनों में लोग पैदल निकल रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो इसको मैं समरी ये है कि हम 4 घंटे की ब्रेक ले रहे हैं नस्ल कुशी से, ताकि आपकी एथनिक क्लेंजिंग हम कर सकें। जी, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, उसकी तशरीह यही की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मुतालबा हो रहा था वो तो ये है कि जी जंगबंदी करें, जंगबंदी करें ताकि इमदाद वहाँ पे ले जाई जा सके, वहाँ पे जो इस वक्त इंसानी अलमिया है उसे रोका जा सके, उसका तदारुक किया जा सके। लेकिन आज भी अमरीकी सदर जो बाइडन से ये बात पूछी गई तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा कि जंगबंदी जो है उसका कोई इम्कान नहीं है फ़िलहाल। तो ये जो इसराइल का ये जो फ़ैसला सामने आया है, इससे बाज़ जगहों पे ये तासुर जा रहा है कि जैसे इसराइल ने कोई लचक दिखाई है, लेकिन साथ ही ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे भी आपने भी कहा कि ये जो खुफिया बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हॉस्टेजेस की रिलीज़ के हवाले से, ये शायद उससे भी नथी है और हो सकता है कि कोई हॉस्टेजेस जो हैं इसराइल के वो रिलीज़ करने पर हमास अभी तक इजरायली बमबारी में ज़िंदा बचा है तो जी, फ़िलहाल तो जितनी तबाही हुई है तो उसमें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने उनके हॉस्टेजेस अभी जो है वो सही सलामत भी हैं। तो एक मुख्तसर सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसमें ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तो गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो तो हम रोज़ बयान कर रहे हैं, हमारी आँखों के सामने है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इसराइल का लबनान के साथ, वहाँ पे भी वो भी गर्म है इस वक्त। वहाँ पे भी समझें कि हल्की आंच पर रोज़ रॉकेट दोनों तरफ से फायर हो रहे हैं, हिजबुल्लाह वहाँ पर एक्टिव है। इसके अलावा गरब उर्दन की भी हमने वक्तन फ़वक्तन बात की है और वहाँ पे हमास नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी तशद्दुद हो रहा है और वहाँ से रोज़ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइली आर्मी हो और वहाँ के जो इंतहा पसंद यहूदी सेटलर्स हैं उनको बाकायदा एक इजाज़त है कि वो ख़ुद हथियार लेकर फ़लस्तीनियों पर हमले करें और उन्हें वहाँ से निकालें। और वहाँ पर जनीन का जो पनागुज़ीन कैंप है वहाँ पर काफ़ी टेंशन है। आज जो रिपोर्ट आई है कम से कम 11 फ़लस्तीनियों की वहाँ मौत हुई है। इस तरह अगर आप नाबलुस शहर को भी इसमें ऐड करें तो सिर्फ आज की तारीख में 15 फ़लस्तीनी वहाँ मारे गए हैं। तो ये जो दुनिया कहती है कि ये सारा मसला हमास है, तो जहाँ पे हमास नहीं है वहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, ये भी इसकी वजह से ख़ित्ते में काफ़ी टेंशन बढ़ रही है। तो ज़रा आपकी नज़र है बाकी कुछ चीज़ों पर? अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राउंड ऑपरेशन की जानिब जाते हैं। अब आपको मैं पता है कि रिपोर्टिंग वहाँ से तकरीबन नामुमकिन है इस स्टेज पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी इजराइल के तर्जुमान ने का एक बयान आया, इनफैक्ट इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी का एक बयान आया है कि जितने भी गाज़ा में जो सहाफ़ी हैं उन सबको पता था कि हमास ये 7 अक्टूबर को ये हमला करेगी और क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया, इसका मतलब है कि ये भी दहशतगर्द हैं। और एक तंजीम है ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, उन्होंने ये सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स से उठाया तो न्यूयॉर्क टाइम्स हिल गया। उसने कहा कि नहीं, कसम से प्लीज़ हमें नहीं पता, हमें मत मारो। तो वही है ना कि यार जितना भी आप उठाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ग्राउंड ऑपरेशन अब जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो अभी आप हमें बताएंगे, क्योंकि अनकरीब अभी फॉक्स न्यूज़ और CNN पर बड़ी ग्लोइंग रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि उनके सहाफ़ी वहाँ पर एम्बेडेड है। एम्बेडिंग जर्नलिज्म क्या है, अभी शाहज़ेब से हम सुनते हैं। अब मैं कोट करना चाह रहा हूँ आपको मेजर जनरल जियोरा ईलैंड, ये इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस के बाकायदा सर्विंग एक मेजर जनरल हैं, जैसे मैंने जिक्र किया। और इनकी एक बयान आया है इन हारेट्स में, जो इजराइल का एक ही वाहिद न्यूज़पेपर है जो थोड़ी सी तनकीद कर लेता है इजरायली हुकूमत पर, क्योंकि अब तक जो इजरायली हुकूमत से बातें हुई हैं कि जी हमने 10,000 लोग मारे हैं, 20,000 लोग मारे हैं, जितने का कसम से ज़्यादा से इनमें अक्सरियत हमास के फाइटर्स की है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अब तक तो आपने तकरीबन आधे हमास को उड़ा दिया होगा।
मेजर जनरल जियोरा ईलैंड का कुछ और कहना है। आज वो इनके इंटरव्यू में पढ़ा था, वो कह रहे थे कि यार अभी हमें कोई इस तरह के इशारा नहीं मिला या कोई हमें साइन नहीं मिला कि हमास को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या वो बिखर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक का अल्फाज इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि उनके ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं, स्मॉल आर्म्स फायर होती हैं और वो आते हैं, हिट करते हैं और गायब हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि कहाँ गए। तो क्या उनके ज़्यादा से ज़्यादा हमने 50 मारे होंगे, हमने 100 मारे होंगे, लेकिन 80% उनकी जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो इंटैक्ट है। हमने अभी सिर्फ चंद ही उनके अंडर टनल्स की एंट्रेंसेस ढूंढी है, वो भी बूबी ट्रैप्ड होती है, उसमें भी हमारे बंदे मरते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि इनका सिस्टम अभी तक फंक्शन कैसे कर रहा है। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये इजराइल की अपनी मेजर जनरल बोल रहे हैं। एक और जो चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं कि बुलडोजर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, मलबे को हटाओ ताकि जगह क्लियर हो, ताकि किसी को कवर ना हो। बुलडोजर्स से मुझे याद आती है रेचल कोरी साहिबा, ठीक है। अब मैं बस एक सेकंड के लिए उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक यंग अमेरिकन एक्टिविस्ट थी जो 2003 में अपनी कॉलेज के सीनियर ईयर में गई गाज़ा। ये था दूसरी इंतफादा के दौरान, जब लोगों के घरों को बुलडोज़र से गिराया जा रहा था। वो एक बुलडोज़र के सामने खड़ी हो गई और हालांकि बुलडोज़र ने उसको देखा भी, ड्राइवर ने उसको कुचल दिया। अमेरिकन शहरी, ज़ाहिर है अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो हमारे भाई हैं। इसको मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसके तकरीबन 12-13 साल बाद भी उनकी बरसी पर इजरायली फ़ौजियों की एक रिवायत है कि वो पैनकेक्स बनाते हैं और उनको कहते हैं रेचल पैनकेक्स। क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्लैट कर दिया है। तो ये है। अब जरा एम्बेडेड रिपोर्टिंग। हाँ, नहीं, एक्चुअली हम वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहे हैं कि गज़ा से रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल है और वो पहले भी हमने बात की कि जब लड़ाई होती है, जंग होती है, तो क्या ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, क्योंकि ऑन द ग्राउंड लोग नहीं हैं। अब तक भी जो रिपोर्टिंग हम तक पहुँच रही है वो फ़लस्तीनी सहाफ़ी करते रहे। आज का भी मैं आपको फिगर बता दूं कि करते रहे और मरते रहे। 39 जर्नलिस्ट जो हैं अभी तक इस तनाज़े में, एक तनाज़े में अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें से बेशतर फ़लस्तीनी थे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर भी हम तनकीद करते रहे हैं और वो जायज़ तनकीद भी है। उनके जो सहाफ़ी थे वो अभी तक इजरायली साइड से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अंदर वो नहीं जा रहे थे क्योंकि वो सिचुएशन जो है उनकी सेफ्टी की वजह से ऐसी थी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में इजरायली आर्मी जो है उनके साथ एम्बेड होकर सहाफ़ी गए हैं, BBC के भी गए हैं, अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स के भी गए हैं और इसको हम एक सिनिकल अंदाज में देख सकते हैं कि वाह यार, आप फ़ौजियों के साथ जाओगे और जो आपको वो दिखाना चाह रहे हैं वही देखोगे, वही रिपोर्ट करोगे, तो आप तो एक तरह से उनकी PR मशीनरी बन गए। अच्छा, ये एम्बेडेड जर्नलिज्म आपको याद होगा कि इराक वॉर के दौरान हमने देखा, फिर अफगान वॉर के दौरान हमने देखा और मुझे याद है उस वक्त हम BBC में थे तो इस पर बहुत एक रोबस्ट किस्म की डिस्कशन होती थी एडिटोरियल मीटिंग्स में, बल्कि स्टाफ मीटिंग्स में, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और कहीं हम किसी के हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। और उसमें आखिर में ये बात, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि देखें, जंग में आपकी सेफ्टी कोई गारंटी नहीं करेगा और कोई इदारा जो है वो अपने लोगों को भेजेगा नहीं कि वो वहाँ पे मरते जाएं, शहीद होते जाएं, क्योंकि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ड्यूटी ऑफ केयर। तो उसमें फिर आप एक कैलकुलेटेड ये डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम भेज रहे हैं, इतने दिनों के लिए भेज रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस फ़ौज तय करती है। तो यहाँ पे हम कभी अगर आप कश्मीर गए हों या आप हमारे जो साबका फाटा के इलाके में गए हों, वहाँ पे भी यही होता था। आपको याद होगा कि जो यहाँ पे ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हेलीकॉप्टर में पूरे सहाफ़ियों को ले जाते थे और बहुत वो टाइटली कंट्रोल्ड होता था दिखाने के लिए कि देखें यहाँ पे ये सुसाइड फैक्ट्रीज थी और ये था। तो हर अस्करी इदारा ये करता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पे होते हैं रिपोर्टिंग में ना, फील्ड में, और आपको ये चॉइस होती है, तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि मैं ये करूं या ना करूं। और आप हमेशा इसको एक बॉन्डिंग के साथ, तो खुशी से करेगा सर, दे विल डू इट हैप्पीली। बट जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये करती हैं कि इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं फौजियों के साथ हूं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद जो भी मेरा मटीरियल मैं इकट्ठा कर रहा हूं उसको वो चेक करते हैं। और मैं इससे इस तरह गुजरा, जब मैं ग्वांतानामो बे गया था रिपोर्टिंग करने और अमेरिकन आर्मी के साथ थे हम,
तो उन्होंने मुझसे ये लिखवाया था कि जब आप 4 दिन वहाँ गुजार लेंगे, उसके बाद आप निकलेंगे तो सारे आपके कैमरे रिकॉर्डिंग्स हम चेक करेंगे, जो जो चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी हम डिलीट करेंगे। और मैं पहले कई दिनों तक मैं शशोपंज में था कि मैं कैन आई सबमिट टू द सेंसरशिप और नॉट। इन दी एंड मैंने अपने एडिटर्स वगैरह से भी बात की और हमने कहा कि नहीं, इट्स वर्थ इट, कम से कम मुझे एक स्निपेट मिलेगा वहाँ पे, और वापस आके तो मैं जो मुझे रिपोर्ट करना है वो मैं ही करूँगा ना, दे कैन नॉट कंट्रोल इट। सो कैलकुलेटेड एक इस तरह का एक आपने असाइनमेंट करना होता है। शाहज़ेब, पता है मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह आपने सोचा था या जिस तरह उस वक्त आपके इदारे ने सोचा था, मेरा नहीं ख्याल कि जो इदारे अभी जा रहे हैं, क्योंकि आप CNN की कवरेज देखिए, आप फॉक्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, आप BBC की भी कवरेज देखिए। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक इशू लूंगा। हाँ। देखो, BBC पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, और अभी आपको पता है ब्रिटेन के अंदर खास करके BBC अरबिक इज अंडर इंक्वायरी, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप बायस दिखा रहे हैं, प्रो पैलेस्टीनियन, आप एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो BBC जैसा इदारा जो कि टैक्स पेयर है ना, तो उस पर दोनों तरफ से अटा है। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि इस वक्त मैं चूँकि वो कवरेज फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पे जेरेमी बोवन जो आपके हमारे BBC के जो मिडल ईस्ट एडिटर थे, मुझे पता है कि उस बंदे ने कितना प्रेशर ब्रिटेन में रह के बर्दाश्त किया है इजरायली लॉबी का और उसका, लेकिन वो अपना काम करता है। वो मिडल ईस्ट में उसने हर सारा अरब स्प्रिंग पर रिपोर्ट किया, अभी भी वो वहाँ पर है। युलैंड नील को मैं जानता हूँ जो जेरूसलम में है, आई वर्कड विद हिम, आई नो कि वो कितने मुश्किल हालात में एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करती है। रुश्ती जो उनका जो मेन बंदा है BBC का गज़ा में, जिसकी फैमिली भी दरबदर हो गई है, आई नो हिम पर्सनली। मुझे पता है कि ये आपके जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, ये कितने कमिटेड हैं स्टोरी के साथ और अपना काम कर रहे हैं। सो हम ओवरऑल हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं BBC की कवरेज को। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बाज़ इदारे जो है ना, उनमें लोग होते हैं जो अपना काम अपने प्रोफेशन से सच्चे होते हैं, अपनी ज़िंदगी हथेली पे लेके अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें जहन में रखना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ जी वो सर आप ऐड करना चाहता हूँ। मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं कि गज़ा में जो 100% रिपोर्टिंग है वो लोकल स्ट्रिंगर कर रहा है, और मोस्ट लाइकली जो गज़ा का शहरी स्ट्रिंगर है वो कर रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल जज़ीरा के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। बाकी आपने कहा कि सरहद पार दूसरी बाढ़ के दूसरी जानिब हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मसला ये है कि इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर लोकल स्ट्रिंगर है, फ़र्ज़ करें वो शहीद हो जाता है या मर जाता है, तो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी नहीं बनती, और जो हेडक्वार्टर से आती है टीम, क्रू जो भी आता है, उसकी लायबिलिटी लंबी चौड़ी होती है इंश्योरेंस में, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो जो स्ट्रिंगर्स होते हैं, लोकल स्ट्रिंगर्स, उन पे जो हेडक्वार्टर है उनका, जो कि कहीं अटलांटा में होगा या कहीं न्यूयॉर्क में होगा या लंदन में, वो हमेशा सवालिया निशान उठा सकता है कि यार ये इस तरह जो तुमने ये दावा किया है कि अल-शफा हॉस्पिटल में ये हो गया है, ज़रा डबल चेक कर लेना। ऐसा होता नहीं है, तो उसको आप टोन डाउन कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट को, हालांकि वो फैक्ट होगा, उसके बावजूद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हेडक्वार्टर का भेजा हुआ कॉरस्पॉन्डेंट अगर ऑन द स्पॉट गज़ा में मौजूद हो, तो आई एम श्योर कि उसकी रिपोर्टिंग भी उसी तरह की होगी जिस तरह के इस वक्त अल जज़ीरा वाले कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। वो उसमें उसका अपना ह्यूमन एंगल भी आ जाता। तो चूंकि वो जो हेडक्वार्टर वाली ब्रीड है वो नहीं है गज़ा में, तो वो जो ह्यूमन एंगल है, जब उनके पास रिपोर्ट जाती है तो वो 40% माइनस हो जाता है, और जब वही रिपोर्ट स्ट्रिंगर की वो अटलांटा भेजते हैं तो बाकी 60% माइनस हो जाता है, और एक आपको बिल्कुल एक रोबोटिक स्टाइल की रिपोर्ट जो है सामने नजर आती है। ये भी हो रहा है, मतलब कि जो ग्राउंड पर है वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंचती है रियल की तरफ, वहां से मसले शुरू होते हैं। आपने इजरायली लॉबी का जिक्र किया, अच्छा हुआ, तो जरा एक ब्रेक लेते हैं और फिर जरा देखते हैं कि यार ये किस बला का नाम है। वेलकम बैक। अभी गाज़ा से निकलकर थोड़ा सा देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुजाहरे हो रहे हैं, हमने अक्सर बात की है कि जो शटडाउन्स एंड प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पर अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं। न्यूयॉर्क सिटी आपको पता है कि दुनिया का एक फाइनेंशियल हब है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पर। एक वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक,
ब्लैक रॉक के नाम से, जिनका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। आज वहाँ पर मुजाहिरीन पहुँच गए और उनकी भी बिजनेस बंद करने की कोशिश की। वजह यह है कि ब्लैक रॉक ने तकरीबन $35 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इजराइल में। ये एक कंटिन्यूएशन है जो बॉयकॉट, डिसइन्वेस्ट और सैंक्शन की मूवमेंट चल रही है। ट्रेड यूनियंस हरकत में पहले भी थे, बेल्जियम में, स्पेन में, यूनान में, अब अमेरिका में भी हरकत में आ गए हैं। तो अमेरिकन पोस्टल वर्कर्स का जो यूनियन है, जिनके 2 लाख से ज़ायद मेंबरान हैं, उन्होंने अब कहा है कि हम अपने जो यूनियन के लीडर्स हैं उन सब से मुतालबा करते हैं कि मिलकर सब जंग बंदी का मुतालबा करें। मुतालबा नहीं बल्कि डिमांड करें, रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड है। और जहाँ तक वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स की बात है तो वेस्ट हार्टफोर्ड कनेटिकट की रियासत में कोल्ट बड़ा मशहूर है, आपको पता है, कोल्ट 45, वो सिर्फ पिस्तौल नहीं बनाते, वो राइफल्स भी बनाते हैं। और अभी जो फौरी जो इमदाद अमेरिका भेज रहा है, अस्करी इमदाद टू इज़राइल, उसमें जो 75% राइफल्स हैं वो इस फैक्ट्री में ही बनते हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंच गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि जो फ़लस्तीन के हक़ में जो मुजाहरे हुए हैं उसमें लाखों लोग मौजूद हैं, जो और हर किस्म के नस्ल के लोग, राइट। जो प्रो इज़राइल होते हैं वो बिल्कुल डबल रोटी जैसे वाइट प्रोटेस्ट हैं, as white as this paper, और बहुत कम लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, हमें भी कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है। तो एक है इज़राइल ऑन कैंपस कोalition, जो एक वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा जलसा करने निकले और उन्होंने एक ईमेल भेजी कॉलेज स्टूडेंट्स के वालिदैन को कि जी प्लीज़ आप अपने बच्चों को भेजें, और अगर आप भेजेंगे ना तो हम आपको $250 देंगे खर्चा चाय पानी के लिए। तो हम पता नहीं क्यों कोसते हैं यहाँ पे शाज़ेब और वसत के, यार लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं। ये भी बिरयानी है लेकिन थोड़ी सी महंगी। बहरहाल, अच्छा, अब कल वसत आप बात कर रहे थे रशीदा तालिब के बारे में, ठीक है, और उनके जो अपने डेमोक्रेट्स हैं, 22 डेमोक्रेट्स ने भी कहा कि जी बड़ी बुरी बात की है इसने, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है, एक थीम है इन 22 में, पता है वो क्या है? ये सब एपैक के फंडेड हैं, अमेरिकन इजरायली पब्लिक एक्शन कमेटी, ऐसे कुछ प्यार से इजरायली लॉबी कहते हैं। एक उसका एक मेंबर है, सबसे बड़ा, ये बाकायदा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये कैंपेन कंट्रीब्यूशंस खुद नहीं करते, ये आपको कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ कि जी ये एक हमारा इजरायली डोनर है, ये चाहता है कि आप सीट जीत जाएं। कुछ शराइत और ज़वाबित लागू होते हैं। ये जो 22 है ना, इनको पिछले सालों में तकरीबन $6-7 मिलियन मिले हैं। पूरी लिस्ट है, देख लंबे नोट है सर, लंबे नोट है। मनी टॉक्स नहीं यार, मुझे पता है इस पे मुझे शाह महमूद कुरैशी हमेशा याद आता है। पता है क्यों याद आता है? जरा दिखा दे क्यों याद आता है। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. जो बात है कुरैशी साहब, जो बात है। अच्छा, 2006-7 बिलियन डॉलर तो हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उन पे इलेक्शन कैंपेन में खर्च हो जाते हैं। बड़े गरीब लोग हैं यार। सर बस देखिए वसत, अभी हमारे स्टैंडर्ड तक नहीं आए, इनको थोड़ा टाइम तो देना बॉस। अच्छा, अब जो 2016 में फॉर एग्जांपल 5 मिलियन दिए एपैक ने, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स ने। अच्छा, जितने भी ग्रुप्स हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के बिहाफ पर लॉबी करते हैं, टॉप इजराइल के ही हैं। अगेन हमें कुछ इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका असर क्या पड़ता है? 2016 में बॉयकॉट, डिसइन्वेस्ट और सैंक्शन के ऊपर हमने बात की है। एक मुहिम है कि जो कंपनीज इजराइल को सपोर्ट करती हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, उनको बॉयकॉट किया जाए या उन पर दबाव डाला जाए कि आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स अपनी निकालें, और बहुत ये कामयाब एक मुहिम रही है, आप माने या ना माने। 2016 में एक मुख्तलिफ इनके ऊपर कानून साजी, इनके खिलाफ कानून साजी करने की कोशिशें की गई हैं अमेरिका में। 2016 में 2-3 बिल आते हैं कि जी इनको तो आप हटाएं। तो एक कांग्रेसमैन बॉब डोल्ड है, उनके साथ 22 साथी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इन सारी 22 की है कि इन सबको इजरायली लॉबी से पैसे मिलते हैं, लेकिन यकीनन ये एक इत्तेफाक है। आई मीन आई एम श्योर के मतलब ऐसे अपने आप को इतना तो नहीं कोई बेचता ना यार। आई मीन कम से कम इतने कम दाम में, वैसे बात तो पैसे में बड़ी चमक, पैसे में बड़ी चमक है बॉस। तो ये वहाँ पर होता है। अच्छा, सिर्फ ये गेम नहीं है कि आप मेन इलेक्शंस में कम करते हैं, आप प्राइमरीज से शुरू होते हैं।
आप मिड टर्म इलेक्शन से शुरू होते हैं। अच्छा, और इन्होंने बांटा हुआ है बीच में से ना, कि जैसे कि एपैक मेन कंट्रीब्यूशन करता है लाइक 8.5 मिलियन डेली, इसको कहते हैं पब्लिक एक्शन कमिटीज इनको कहा जाता है, और वो भर के पैसे देते हैं, दोनों साइडों पे पैसे देते हैं। और ये काम इसलिए बांटा हुआ है कि जैसे कि एक तंजीम है, अब उनका नाम मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर याद नहीं आ रहा, वो सिर्फ रिपब्लिकन्स को फंड करते हैं, और उनकी जो सिस्टर तंजीम है, उनकी जो दूसरी ब्रांच है, वो डेमोक्रेट्स को फंड करते हैं, ताकि वो कहते हैं ना कि जो भी जीता, जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं ना, तो या तो हेड्स होती है तो टेल्स होती है ना, तो इसमें होती है हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, राइट, गेम ये है। अच्छा, बात सिर्फ नोट की नहीं है, क्योंकि सिर्फ नोट चलाना एक हद तक ही कामयाब होता है ना, अब वो आपको दौड़ों पे भी ले जाते हैं। अच्छा, ये यूएस में इलीगल है बाय द वे, किसी भी मेंबर ऑफ कांग्रेस को इजाजत नहीं है कि आप किसी लॉबी ऑर्गेनाइजेशन से आप ट्रैवल की गिफ्ट लें। हाँ, जैसे कि फर्ज करें कि अगर कल चीन किसी यूएस कांग्रेसमैन को कहता है कि सर यार आप इतना काम करते हो, आप भाभी बच्चे, हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन आए, हम आपको बीजिंग का दौरा लगाएंगे, यार आप हमारे भाई हैं, सारा खर्चा हमारे पे, सब पागल हो जाएंगे। इजराइल वो वाहिद मुल्क है जिसको पूरी इजाजत है ये करने की। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2015 में, और अगेन ये 15 मेंबर्स न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के, अच्छा सिर्फ कांग्रेस में नहीं, तकरीबन सारे सियासतदानों के साथ ये मसला है, वो शोर मची, लंबा चौड़ा शोर मचा, इन्होंने किसकी नहीं सुनी। ये एपैक और जूइश कम्युनिटी रिलेशंस काउंसिल के ताउन से ये सारे गए इजराइल, वहां पर इनको खर्चा भी मिला, इनको हर जगह घुमाया गया, इनको राइट विंग लीडर से भी मिलाया गया। जब ये वापस आए तो इनका पहला काम क्या था, सर ये बीडीएस के खिलाफ बिल हमने पेश करना है। तो ये है बॉस। तो कुरैशी साहब, आखिरकार कुरैशी साहब से बहुत मिस कर रहे हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कुरैशी साहब। चलें उनके लिए भी दुआ करें कि बेहतरी हो। उसके बाद ना मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं ना, जब मैंने इनको काफ़ी ट्विटर पे कहा था, मैंने कहा यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो काफ़ी आपके जो एक एनालिस्ट हैं, यूएस एनालिस्ट, जो हर आपकी स्टोरी में गूगलमैन साहब, मैं कहा तो उनका मुझे मैसेज आया था कि यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर आप खुद ही देख लें सर, सच तो आखिर सच है ना। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, वापस आएंगे तो फिर थोड़ा जैसे इन्होंने कुरैशी साहब की बात की तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात कर लेंगे। पिछले एक महीने के दौरान हमारा फोकस गज़ा रहा है। हमने जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस पर कुछ ख़ास बात नहीं की, क्योंकि फ्रैंकली कुछ ख़ास हो भी नहीं रहा था। हमारे भी होती है जी, प्रायोरिटी भी एक चीज़ होती है, लेकिन हमारे जो बाकी कोलीग्स हैं इस शोबे में, टीवी चैनल्स पे, उनको वाकई सलाम है कि वो दिन रात जो है इस पे लगे रहते हैं। साहब आ रहे हैं, अब आ गए, अब क्या करेंगे, अच्छा अब इलेक्शन होगी या नहीं होगी, अगर इलेक्शन में ये जीता और वो हारा तो किस तरह की हुकूमत बनेगी। बहुत से यार, तो नहीं वाकई उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो रोज़ के जो सियासी दाव पेच हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन आज हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल कोई मूवमेंट हुई है तो उस पर बात करना ज़रूरी है। तो आज आपको अगर याद हो, आज है 9 नवंबर, यानी कि 9 मई से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 6 महीने पूरे हो गए। मेरे ज़हन में तो मई आता है, ठीक है ना, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूं। जी, आप उसकी मजम्मत के बगैर आप यहाँ बैठ नहीं सकते, सीन ही नहीं है। तो 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों में हमने देख लिया जो क्रैकडाउन शुरू हुआ एक पार्टी को तहस नहस करने के लिए, जो कुछ हुआ वो आपके हमारे सामने है। इसके बाद जो अब जो नया क्लीशे जो रोज़ डिस्कस होता है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो ज़ाहिर कि नवाज़ लीग है। मियाँ साहब आ गए, वो एक्टिव हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि MQM का एक वफ्द लाहौर गया, उनसे मिला। ये बात बहुत क्लियर आ गई सामने एक एलामिया में कि जी कि उन्होंने बात की है कि जी हम मुश्तरका ताउन और हिकमत अमली पे हम बात करेंगे। लेकिन तब से अब तक जो है रोज़ ये बहस होती है कि जी सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, इंतखाबी इत्तेहाद होगा नहीं। वो समझा के रोज़ थक गए हैं कि भाई एक मुलाकात हुई है, मुल्क को बहुत सीरियस इश्यूज़ का सामना है, हमने कोई चीज़ फ़िलहाल तय नहीं की, अभी इलेक्शन में 3 महीने बाकी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जी एटलीस्ट तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। लेकिन चूंकि चैनल भी चलाने हैं, टॉक शोज़ भी चलाने हैं, तो पॉइंटलेस गुफ्तगू भी चलानी है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी अब आहिस्ता आहिस्ता से उभरना शुरू हुई है वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम सिंध में MQM और जो GDA है यानी कि एंटी पीपल्स पार्टी जो फोर्सेस हैं उनको हम अप्रोच करेंगे। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि मियाँ साहब शायद बलोचिस्तान जाएंगे और वहाँ पे बाप पार्टी, बाप की बात जी बाप पार्टी जो माजी में नून लीग के ही लोग थे जो वहाँ गए थे,
उनको वापस घुमा के अपनी तरफ लाया जाए। और जाहिर है कि मतलब दादा जान कहते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप कर लें तो मैं दादा जान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाप के बाप को दादा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादे। अच्छा, इसी तरह अगर हम घूमते फिरते खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो वहाँ JUIF के साथ एक अलायंस रहा है PDM के हवाले से, तो उधर वो भी है। और फिर ये जो PTI पेट्रियट सामने आ रही है, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाता हूं। ये हमें याद होना शुरू हो जाएगा। IPP वाले भी हैं, IPP वाले भी हैं पंजाब में। तो इस सारे ये जो हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें पीपल्स पार्टी इस वक्त थोड़ा सा इग्नोर्ड फील कर रही है। इग्नोर्ड नहीं, मेरा तो ख्याल है विक्टिमाइज्ड, मतलब PTI जितनी विक्टिमाइज्ड तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा घेरा तंग होते हुए नजर नहीं आ रहा उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है, हमें क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। हालांकि हम भी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमने सारी लेजिस्लेशन कर दी, ओपन फॉर बिजनेस, हमारी भी दुकान खुली हुई है, सारे दाम तो पूछे। सारे ग्राहक जो हैं वो आगे क्यों जा रहे हैं, हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो इस पे काफी वुसअत से पूछते हैं, बहस मुबाहिसा हो रहा है। वुसअत, आप बताएं कि क्यों पीपल्स पार्टी को इग्नोर किया जा रहा है। यार मुझे समझ में नहीं आ रही आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। देखें, हमेशा से उनकी पिछले जो कम से कम 20 साल की जो हिस्ट्री है उसमें सिंध उनका किला है। तो फरवरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें ज़ाहिर है कि सिंध की लार्जेस्ट पार्टी बन के वो उभरेगी। कोई अपसेट तो मुझे इस वक्त तो आज की तारीख में तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर साइड लाइन तो हम यूँ गए ना कि जी जैसे पिछली असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बड़ी ठीक ठाक सीटें थी, पंजाब से बड़ा उन्होंने मारा था या बलूचिस्तान से लिया था, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अब भी जो है पंजाब में वो मेरे ख्याल चौथे, अगर लास्ट इलेक्शन के रोशनी में देखूं तो चौथे या 5वें नंबर पे सीटों के हिसाब से। चले इसको ऐसे देख लेना कि इनको जो उम्मीद थी या इनकी ख्वाहिशात थी कि हमें पंजाब से जो है हमें जो PTI ख्वाहिशात तो यार मेरी भी हैं। नहीं, ख्वाहिशात तो मेरी भी है कि मैं बाइडन की जगह अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं। नहीं, ख्वाहिशात रखना मेरी भी है कि तो है ना कि आप सिंध से निकलेंगे, आप वफाक तक पहुंचेंगे। ये ख्वाहिश तो थी ना भाई, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। उसके लिए काम करना पड़ता है। क्या काम करना होगा उसके लिए हाजिब जिलानी साहब, काम करना पड़ता है। अगर आप पार्टी को एक फैमिली लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाएंगे भी कॉरपोरेट अंदाज में, तो उसमें आपको ओहदेदार तो मिलेंगे, वर्कर्स नहीं मिलेंगे। वर्कर्स पंजाब में आप मुझे बताएं, पंजाब में आप मुझे बताएं कि जो पार्टी की तंजीम है, साउथ पंजाब रिवायती तौर पे कहते हैं, लीग भी तो फैमिली लिमिटेड कंपनी। देखिए ना, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को पीपल्स पार्टी की तरफ जाना था और वो रुक गए और वो कहीं और मोड़ दिए गए, क्यों जाना था? सवाल ये कि क्यों जाना था। अगर फर्ज करेंगे मुझे चॉइस हो गई जी आप इनमें से ये तीन में से 4 में से ये पार्टी चुन लें, तो मैं जाहिर है उसकी तरफ जाऊंगा ना जिसके चांसेस मुझे ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। क्या पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में, अगर मुझे ये यकीन हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बन रहे हैं और नवाज शरीफ नहीं बन रहे हैं, तब तो मैं ध्यान दूंगा ना, गौर करूंगा। वरना तो मौलाना फजलुर रहमान भी जो है नाप तोल के आशारी निज़ाम के सबसे बड़े चैंपियन है ना इस मुल्क में, टेक्स्ट बुक पॉलिटिशियन है। तो अगर मुझे चॉइस हो, अगर मैं PTI का कोई मुनहरिफ हूँ या किसी और पार्टी से टूटना चाहूँगी, भाई किधर जाएगा, तो मैं अच्छी देख की तरफ जाऊँगा या एक मसला यही है ना कि चॉइस जो है वो तो वो मतलब कौन है चॉइस तो आपके लिए तय की जाती है ना कि आप इस तरफ जाएंगे। दोस्तों से सही मशवरा होता है। अच्छा, दोस्तों से मशवरा होता है, बाकी जो साइड वाले लोग हैं उनसे पूछा जाता है सही आप ही बताएं, हमें कोई डायरेक्शन दें, तो वो फिर बताते हैं कि भाई वैसे तो आप आजाद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर आप इधर इनको देखें तो ज्यादा बेहतर। इसी तरह होती है ना एडवाइस, ये थोड़ी होता है कि जी तुम इधर जाओ, उसमें देखें कुछ महीने पहले तक एडवाइस लोगों को दी जा रही थी कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं, फिर समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ कि वो कुछ गए और कुछ रुक गए और बाकियों को कहा गया कि अभी आप रुक जाएं, चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब इनको पता लगा कि दादा जान ने वसीयत में इनका नाम नहीं लिखा, दादा जान ने अपना माइंड चेंज किया है, ठीक है ना। उसके बाद से पूरा जो माहौल है वो बदलना शुरू हो गया और ये एक मिस्ट्री है अभी तक कि ये अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और ये दिस इज व्हाट इट डजंट मेक सेंस कि दो मेन पार्टियां हैं ना, वो देवर वाइंग के जी के इस दफ़ा हमें वफाक में चांस मिलेगा,
एक को क्यों प्रेफर किया गया, दूसरे को नहीं किया गया, ये चीज़ अभी तक जो है ये उस लिहाज से क्लियर नहीं हो रही। बाकी ये बात ठीक है कि ख्वाहिशात सबकी होती हैं और इनकी भी थी और उनकी भी हैं, लेकिन अब जो हालात हैं अभी ये ज़ाहिर है कि और बदलेंगे। अभी 3 महीने हैं, अभी हम देखेंगे कि मज़ीद जो है ये सफ़बंदी कैसी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक, अब मुझे पता अच्छा है जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप देखें, मैं तो हूँ वो आदमी जो राजा रियाज के साथ था, ठीक मुझे है, पता है, सबको पता है, रिकॉर्ड सबके सामने। अब मैं बात कर रहा हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जो आपके दोनों के रेडार पे है ही नहीं। आप देखिएगा ये जो छोटा सा नुक्ता है ना, अब अगले 90 दिन में कितना बड़ा आगे बढ़ता है। टेक्सला में इनका कन्वेंशन हो चुका है, पार्टी के रहबर जहांगीर तरीन और सदर अलीम ख़ान, वहाँ की जो लोकल क़यादत थी ग़ुलाम सरवर अवान और MPs वगैरह, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मुझे इनका मंशूर भी पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अगर पावर में आ गए तो 50,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होगी मज़दूर की, बिजली के बिलों पे सब्सिडी होगी, बाइसेप के लिए मजीद फंड्स होंगे, तेल की कीमत कम होगी, मतलब अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेंगे, और क्या चाहिए यार। उन्होंने खुद बात तो सही है यार, वैसे बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं भी इनके साथ। अच्छा, और बल्ला कहाँ होगा यार? अब यही है ना, देखो बल्ले का क्या होगा? अब पेशेंट को ये नहीं करना चाहिए। जी जी मैं जो हूँ ऑन एयर, बल्ला कहाँ होगा ये नहीं तबसरा कर सकता, बाद में बता दूंगा। बल्ला सर पे लगेगा और क्या चले, होगा? मैं कर देता हूँ। पेशेंट को यह नहीं करनी चाहिए इस शोबे में, मतलब अक्सर आपको बड़ी महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि 80% सर्टेनिटी के साथ मैं कहूँगा कि नून लीग मेजर पार्टी होगी। मेजॉरिटी किसी को आप नहीं देने वाले, बिकॉज भारी मैंडेट एक दफ़ा मिला था, वो फिर बहुत ही भारी हो गया, कमर टूट गई। उनके साथ फिर आप देख लें MQM जुड़ जाएगी, तो GDA के 2-3 जो भी मिलते हैं जुड़ जाएंगे, IPP वसत साहब की जो है वो जुड़ जाएगी, और ये जो क्या था परवेज़ खटक का PTIP बाप जुड़ जाएगी। तो वो इस तरह की मेज़ बनेगी कि अगर उसकी आप एक भी टांग थोड़ी सी ठस करें ना तो वो मेज़ गिर जाएगी। तो फिलहाल देखें, ये जो हमारी सियासी स्मॉग है फिलहाल तो ये कंटिन्यू करेगी, ये कहीं नहीं जा रही। और थोड़ा थाम लें, अभी 3 महीने हैं, अभी आगे जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। नोट कर लो जो मेरी जो प्रेडिक्शन, ये मैं रिकॉर्ड करके मैं रख लेता हूं, चलाना फिर बाद में हम चलाएंगे कि अगर गलत हुई तो ना चलाना। चलो ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक। लगभग 3-3.5 महीने पहले की बात है। आपको याद होगा कि खैरपुर के नवा में वाक़या रानीपुर के एक रूहानी ख़ानदान के यहाँ से एक ख़बर लाश समेत बरामद हुई थी। ख़बर ये थी कि वहाँ चूँकि पीर ख़ानदान है, सियासी तौर पे ताकतवर ख़ानदान है, तो हवेलियों में सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ खादमाएँ खादिम काम करते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है उस इलाके के हवाले से। 9 साला फ़ातिमा फ़रो भी इन्हीं सैकड़ों खादिमों में शामिल थी, और फिर 14 अगस्त को वो मुर्दा पाई गई एक पीर असद शाह हैं उनकी हवेली में। इब्तदाई तौर पे पीर साहब ने कहा कि वो जो है बीमार हो गई थी, हमने उसकी फैमिली को इत्तला दी, वो आके लाश ले भी गए, दफना भी दी। पुलिस जो मकामी पुलिस थी रानीपुर की, उसने भी कहा कि ये कोई ऐसा गैर मामूली केस नहीं है, वो बच्ची की सेहत ठीक नहीं रहती थी तो वो ये हो गया वो हो गया। कंपाउंडर वगैरह ने भी शहादत दे दी। लेकिन उसके जो वालिदैन थे वो ज़ाहिर है वालिदैन थे वो अड़ गए और उन्होंने शोर मचाया, और इस दौरान हवेली के अंदर से ही किसी ने एक वीडियो लीक कर दी जिसमें कि वो बच्ची जो है वो फर्श पे पड़ी हुई है, पीर साहब पलंग पे लेटे हुए हैं और तकरीबन मुर्दा हालत में बच्ची नज़र आ रही थी। तो उससे उस केस ने एक नया रंग ले लिया, और फिर जाहिर है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी बज़ाहिर दौड़ना पड़ा, अपना सांस फुलाना पड़ा। तो उसके बाद ये जाहिर है कि मीडिया के हवाले हो गया ये सारा किस्सा, और फिर हुआ ये कि पोस्टमार्टम की चिल्ली पुकार हुई। पोस्टमार्टम से ज़ाहिर हुआ कि जो बच्ची है इसे जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया था। अब मसला था कि इसका DNA भी होना चाहिए ताकि ये तयन हो सके कि
जो मुलजिम है उसका इस बच्ची से कोई ताल्लुक़ था या नहीं। तो DNA सैंपल जो हैं मकामी जो महकमा सेहत है उसने लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो भेजे। अजीब बात है कि वो DNA सैंपल्स मैच नहीं हुए और उम्मीद भी यही थी कि मैच नहीं होंगे जिस तरह का सिस्टम और जिस तरह का असर व रसूख मौजूद है। लेकिन आज जो निगरां वज़ीर आज़म है, वज़ीर क़ानून है सिंध के और इंसानी हुकूक मोहम्मद उमर सुमरो, उन्होंने ये इत्तला दी कि जो मकतूला है फ़ातिमा फ़रो और जो बड़ा मुलजिम है पीर असद शाह, उसके DNA सैंपल जो हैं वो मैच हो गए हैं। अब इससे पहले क्यों नहीं मैच हुए थे, अब कैसे मैच हो गए, इसके बारे में मोहम्मद उमर सुमरो ने वजाहत की। सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीर साहब को प्लीज करने के लिए DNA के सैंपल तबाह कर दिए। पंजाब से जाके अब हमें 2 महीने लगे हैं DNA सैंपल जो 100% मैच कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग चूँकि थोड़ी सी वो है जी, गैर मयारी सी लगी मुझे। वो ये कह रहे हैं वज़ीर मौसूफ़ के महकमा सेहत के एहलकारों ने अपने असर रसूख में और पीर साहब को खुश करने के लिए ये जो नमूने थे DNA के ये तबाह कर दिए और फिर इन नमूनों को जब पंजाब में भेजा गया, पंजाब की लैब में, तो उन्होंने कहा जी कि ये पूरी तरह रोज़े रोशन की तरह आया है। इस तरह के ना जाने कितने सैंपल्स जो हैं वो आगे पीछे हो के मुलजिमों को बचाया जाता रहा होगा। तो बहरहाल ये है कि जी, अच्छी बात यह है कि ये केस कछुए की रफ्तार से सही लेकिन ख़बरों में भी है और आगे भी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन मतलब जितना ये खबरों में रहा है और जितना इसके ऊपर आउटरीच हुआ है, अब वही बात हुई ना यार, घूम फिर के वही बात होती है हमेशा। फोकस रहेगा, प्रेशर मुस्तकिल रहे, तो फिर आप जैसे ही वो 1-2% भी प्रेशर आप हटाए ना तो वो काम शुरू हो जाता है। एक और चीज़ है जो अभी तक मिस हुई है, तकरीबन 35 दिन पहले, 40-35 दिन पहले उमर सुमरो साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सक्खर में, जिनमें उन्होंने एक और बात की थी कि 6 और लड़कियां हैं जो इन्हीं पीर के इसी हवेली में मुलाजमा थी, कम उम्र लड़कियां जो इस वक्त लापता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वालिदैन ने छुपा दिया है, मुश्किल लग रहा है, या तो फिर इन्होंने कहीं उनको साइड पर कर दिया और हमें ये नहीं पता कि वो किस हालत में है। और स्पेक्यूलेट इस पे ये किया जा रहा है कि या तो वो भी जिनसी तशद्दुद, रेप के शिकार थी, या फिर वो गवाह हो सकती है इस केस में। देखिए, ये जिस तरह से एविडेंस के साथ टेम्पर किया गया पहली दफ़ा, जो भी उसमें लोग मुलविस थे उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना इलाज, कि वो पुलिस वाले हैं, वो डॉक्टर्स हैं, ये जो भी लैब है, क्योंकि हमारे यहाँ क्यों मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते? इसीलिए क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं होता, आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा केस, जैसे ही वो CCTV फुटेज आई थी तो जितना इस पे सिंध की सिविल सोसाइटी ने इस पे गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो ये मेरे लिए यही चीज़ इतनी डिप्रेसिंग है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में भी वो उसको अपने इन्फ्लुएंस की वजह से वो उसको ट्रैक से हटा के ले गए। और ये तो शायद ये निगरान गवर्नमेंट ने पता नहीं, मैं यही कह कि ये इन्होंने आके जो है थोड़ा सा इसको फोकस करके वो किया है कि यार हम 2-4 महीने के लिए आए हैं, कम से कम हम कहीं पे अगर हम थोड़ा सा इंसाफ दे जाएं। तो सुमरो साहब एक अपराइट बंदा है, मेरा ख्याल है कि अगर वो कुछ कर सकता है इसके बारे में वो कर सकता है। लेकिन देखिए, हुकूमत तो निगरान होगी लेकिन निज़ाम तो वही है ना, निज़ाम तो वही है ना। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक निगरान पुलिस फोर्स ला रहे हैं, आप एक निगरान हेल्थ डिपार्टमेंट ला रहे हैं, आप एक निगरान ब्यूरोक्रेसी ला रहे हैं, सिस्टम तो वही है। सिर्फ ऊपर वाला जो बंदा बैठा हुआ उनको भी पता है कि सर थोड़ी देर ही चिल करना है, हाँ बस ये है कि उसके बाद दोबारा वही बिजनेस एज यूजुअल होगा। ये इतना एक डिप्रेसिंग केस था कि अगर इसमें उस बच्ची को, उसके वालिदैन को इंसाफ मिल जाए, जो भी मुल्ज़िमान हैं, अगर यही मुल्ज़िमान हैं, तो हमारे मुल्क में ना लोगों को तब थोड़ा एतबार आएगा हमारे निज़ाम अदल पे, जब लोग पकड़े जाएंगे, उनको सज़ाएं होंगी। इनवेरिएबली जो है हम देखते हैं कि पीपल आर ऑफ, इतने सारे केसेस हैं यार, हम रिकॉल करने बैठेंगे तो हम और डिप्रेशन में चले जाएंगे। करके बैठेंगे तो 4 घंटे का शो करना पड़ेगा। तो फिलहाल चूंकि ये थोड़ी सी शिरफ्त हुई थी केस में, तो हमने कहा कि इसको हम रिविजिट कर लें आज के प्रोग्राम में। इतना ही, कल जुमा है,
कल फ़ोन कॉल्स होंगी आपकी, ज़रा और खोड़ो यहाँ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।